नमस्कार। चर्चा के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष शुक्ल। आखिरकार एक लंबे समय तक चलने वाला किसानों का आंदोलन किसी सौहार्दपूर्ण रास्ते पर पहुंचे, शांतिपूर्ण इसका समाधान हो, एक ऐसा समाधान हो जिसमें एक नई तकनीक सोच का समावेश हो और इसके साथ किसानों को सरकार में भरोसा भी हो। इसको लेकर के 8 दौर की लंबी बातचीत के बावजूद जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तारीख पर तारीख इस समाधान को लेकर के खोजती रही तारीखें, तो सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें कूदना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने भी सिंध बॉर्डर पर बैठे, दिल्ली की चारों बॉर्डरों पर बैठे हुए किसानों को इस सर्दी के मौसम में जिस तरह से प्रदर्शन का रूप बदलता जा रहा है, उससे सचेत होकर के सरकार को और किसानों के यूनियनों को, दोनों के लिए जो है आग्रह करना पड़ा कि कहीं न कहीं जो है आपसी मतय के कायम करते हुए आप लोगों को जो है समाधान के रास्ते की ओर बढ़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है उन सारी टिप्पणियों पर भी, और उसके साथ ही क्या मतयपूर्ण समाधान हो सकता है, आखिर कहाँ कुछ गुंजाइश छूट जाती है कि बात रास्ते पर आते आते रह जाती है, इसकी तलाश में आज हमारे स्टूडियो में भारतीय जनता पार्टी के नवीन श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही इसके तमाम सारे कानूनी पहलुओं पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसकी जानकारी के लिए हाई कोर्ट के अधिवक्ता प्रिंस लेनिन जी हैं। कांग्रेस पार्टी के अंशु अवस्थी हैं, तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। तमाम सारी बातों को लेकर के इनसे भी हम आज चर्चा करेंगे, लेकिन बातचीत की शुरुआत प्रिंस लेनिन जी हम सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लगभग जो है एक अभिभावक की तरह सख्त निर्देश दिया है। वह निर्देश सरकार के लिए भी है, चूंकि देश के सर्वोच्च अदालत है। वह निर्देश वो धरनारत किसानों के लिए भी, यूनियनों के लिए भी है कि आप लोगों को एक शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण रास्ता तलाश किया जाना चाहिए। क्या कुछ है? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना कंसर्न व्यक्त किया है, जो पिटिशंस फाइल हुए थे ये फार्मर्स बिल को लेकर के, जो कुछ याचिकाएं दाखिल हुई थी, उसी के दौरान अब बात चूंकि फार्मर्स के प्रोटेस्ट की आ चुकी है और सड़कों पर लोग उतरे हैं, उसके साथ साथ जो सबसे एक विचारणीय प्रश्न माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है वो ये कि कई किसान आत्महत्याएं करने लगे हैं। काफी आत्महत्याएं हो चुकी हैं, जिससे क्षुब्ध होकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो सरकार से पूछा था स्पष्ट रूप से कि आपकी क्या कोई वार्ता चल रही है, जिसपे सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल के द्वारा न्यायालय को आश्वासन दिया गया था कि हाँ, हमारी उनसे वार्ता चल रही है और बहुत जल्दी परिणाम भी सामने होगा। लेकिन ऐसा कुछ अभी तक आता सामने नहीं दिखा और एक के बाद एक जिस तरह से आत्महत्याएं बढ़ने लगी हैं, मौसम है, बुजुर्ग लोग सड़कों पे बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, बच्चे उनके साथ हैं, तो उस पर देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था ने अपना एक संवेदनशीलता दिखाते हुए अपनी कंसर्न व्यक्त की है कि क्यों नहीं इस मामले का अंत किया जा रहा है, क्या हमारे को ही इसमें आगे बढ़ के स्टे करना पड़ेगा। हालांकि बहुत कम ही हस्तक्षेप न्यायालय द्वारा कानूनों को लेकर के किया जाता है, लेकिन नहीं, उसके बारे में लेनिन साहब मैं जोड़ना चाहूंगा जी। स्थगन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि चूंकि इसमें किसी के बुनियादी अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है, इसलिए इस कानून को स्थगित करने का, स्थगन आदेश देने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। जी, लेकिन बात तो यही है कि अगर आपको किसी कानून से गुरेज है तो पहले उस पे जो विरोध कर रहे हैं उनको समझाने का एक दौर अवश्य सामने आना चाहिए। उस पे एक जागरूकता लानी जानी चाहिए थी, जो सरकार के पाले में कहीं एक नाकामी साबित होती, क्योंकि तमाम ऐसे प्रावधान एक्ट में रखे गए हैं जो शायद किसानों के बीच में जाएं तो उनको उस पे कुछ आश्वासन मिलेगा। आप जैसे सेक्शन 6 की बात करें कि उसमें कोई किसानों के ऊपर कोई मार्केट सेस, लेवाई, फीस कोई लगाने का प्रावधान नहीं है। ये जो पूरा एक बिल लाया गया है, कहीं ना कहीं उनको ये समझाना होगा कि ये एक आपको एक अलग से एक और व्यवस्था दी जा रही है इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ट्रेड की, जैसा सेक्शन 4 स्थापित करता है। बात जो किसानों की आई एमएसपी की, सरकार के द्वारा इस पूरे बिल में कहीं भी एमएसपी पे बात नहीं की गई है। उस पे जो उनका विरोध था वो कहीं से जायज प्रतीत होता है। लेनिन साहब, एमएसपी को लेकर के शुरुआती बात किसान आंदोलन में शुरू में सबसे पहला प्रश्न जो है वो एमएसपी का ही था। बात एमएसपी को लेकर के शुरू हुई। सरकार ने कहा हम लिखित आश्वासन देंगे। हमारा ख्याल है अगर समाधान होता तो किस तरह से इसको समावेश किया जाता, सरकार और किसान नेता दोनों। लेकिन जब बात यह आ गई कि बैठकों को चाहे जितना दौर हो, सीधी पहला प्रतिबंध यह लगा दिया जाता था कि पहले तीनों कानून वापस लो। देखिए, कहीं ना कहीं इस देश में आंदोलन जितने भी हुए हैं, जनता जब भी सड़कों पे उतरी है तो उस पे
कुछ ना कुछ लोगों की दखलंदाजी रहती है। बिल्कुल। इस देश में आंदोलनों को हाईजैक करने के प्रयास रहे हैं। लोगों के निजी स्वार्थ होते हैं, पक्ष विपक्ष दोनों। देखिए, जो सत्ता से बाहर होता है वो सत्ता में आने के लिए, या जो सत्ता में रहता है उसको चलाने के लिए आंदोलन का इस्तेमाल, जनता का इस्तेमाल कहीं ना कहीं इस देश में होता रहा है। ये किसी से ढका छुपा नहीं है। बात जो होनी चाहिए कि जो एक्ट ला रही है, जो बिल ला रही है, उसमें क्या कमियां हैं, उस पे साफ तौर से एक साफ हृदय से बैठ करके जो बात होनी चाहिए वो स्पष्ट रूप से नहीं होती दिख रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जो जानकारी ली गई है कि अगर आप लोग अपनी इस मसले को बातचीत के जरिए सुलझाने में अक्षम है तो फिर मजबूर होकर के सर्वोच्च न्यायालय को ही कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल लेनिन साहब, हम आपके पास फिर आएंगे। नवीन जी, जो सारी बात निकल करके लेनिन जी ने जिस तरह से कहा, आप किसानों को समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? 8 दौर की वार्ता हो चुकी। देखिए आशुतोष जी, जब ये किसान आंदोलन शुरू हुए जी, तो हमारे किसान भाइयों की यह मांग, क्या यह शंका थी, सरकार मंडी खत्म कर देगी, एमएसपी खत्म कर देगी, लिहाजा सरकार यह लिखित में दे कि हम एमएसपी खत्म नहीं करेंगे। सिर्फ एक मांग थी। और जब सरकार 1-2 चक्र की वार्ता के बाद इस पर तैयार हो गई कि हम लिख के देने को तैयार हैं, तब क्या हुआ कि साहब एमएसपी को कानून बना दीजिए। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक मांग से शुरू हुआ आंदोलन आज 34 मांगों तक पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं चीजें उसी दिशा में हैं। जैसे देखिए, एनआरसी सीए के नाम पर नहीं, किसी से तुलना मत कीजिए। नहीं, मैं अपना सेंट्रलाइज बता रहा हूं। जिस प्रकार से एक विरोध किया गया, लेकिन उस विरोध का एक कुछ लोगों द्वारा विरोध किया गया, बाद में सबको समझ गया, वो आंदोलन, वो विरोध समाप्त हो गया। उस समय ये एक हवा खड़ा किया गया कि साहब इससे एक जाति विशेष के लोगों को, अगर 34 मांगे नवीन जी किसानों की तरफ से सरकार के सामने आती हैं, लोकतांत्रिक देश है हमारा, 34 नहीं 64 मांगे अगर आ जाएं, सबका समाधान करना आप सरकार है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। निश्चित रूप से मैं वही बताना चाहता हूं। एक जो ये एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया सीएनआरसी के समय में कि एक धर्म विशेष के लोगों को कहां फेंक दिया जाएगा, उसी प्रकार से किसान इस बिल पे एक वातावरण बनाने का प्रयास किया गया। जैसा अभी लेनिन साहब ने कहा कि राजनीतिक दल लाभ लेने की कोशिश करते हैं, चाहे पक्ष विपक्ष हो, एक वातावरण बनाने का प्रयास किया गया कि साहब इससे क्या होगा कि आपकी किसानी चली जाएगी, कि औद्योगिक घरानों का कब्जा हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। लेकिन आज देश का किसान इस बात को समझ रहा है। और रही बात, लेनिन साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि समझाने का प्रयास, बहुत सारे फायदे, इन्होंने अच्छी चीजें बताई। लेकिन एक मिनट आशुतोष जी बताना चाहूंगा। बिल्कुल देखिए, इन बिलों के आने के बाद देश के लगभग प्रत्येक हिस्से में 59 विधानसभाओं के चुनाव हुए, उपचुनाव। 41 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की विजय हुई। तो ऐसा नहीं है कि किसान, जो इस देश का सबसे बड़ा वर्ग है, वो इस बिल को और इस बिल के फायदे को नहीं समझ रहा है। रही बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिन 2-3 चीजों को ध्यान में लिया, कॉग्निज लिया, वो हम शुरू से कह रहे हैं। हमारा शुरू से ये था। नवीन जी अंशु जी का भी पक्ष आ जाने दीजिए। अंशु जी, साफ तौर पर जिस प्रकार के बिल में कुछ चीजें परिवर्तनकारी रखी गई हैं, कभी न कभी हम उस बहस में नहीं जाना चाहते। कांग्रेस भी अपने कार्यकाल में उसकी समर्थक रही है। तो अगर मान लीजिए कि उन चीजों को लेकर के भाजपा सरकार आती है, मोदी सरकार लेकर के आई है, हो सकता है कि उसमें कुछ जो है आपको कमियां दिखाई दे रही हों, तो उसके लिए किसान जब 8 दौर की वार्ता करती है, तो वार्ता उन बिंदुओं पर होने के बजाय संपूर्ण कानून को ध्वस्त करने की बात क्यों होती है? आशुतोष जी, देखिए, ये सबसे पहले तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है जी, ये किसानों और सरकार के बीच की बात है जी। पूरी तरीके से जो भी ये 3 कानून बनाए गए, तो आपके नेता ट्वीट कर क्यों करते हैं? पूरी तरीके से जो भी ये कानून बनाए गए, आप देख लीजिए, सब आप तीनों कानून देख लीजिए। आवश्यक वस्तु अधिनियम में जितनी भी लिस्टेड वस्तुएं थी जो दैनिक जीवन से जुड़ी हुई, उनकी स्टॉक लिमिट आपने खत्म कर दी। बच्चे को इस बात को पता है, आपके दर्शक भी जानते हैं कि इससे कालाबाजारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। एमएसपी को कानून का हिस्सा आप नहीं रखते, आप कहते हैं कि हम कृषि में सुधार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ही अगर आपको लगता है कि सारे निर्णय उसके मान्य थे, तो आप जीएसटी का विरोध क्यों कर रहे थे जब कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी? हम नोटबंदी का विरोध कर रहे थे, आपने क्यों उसको लागू कर दिया? देखिए, इस देश की सरकार पर अब देश के लोगों को भरोसा नहीं है। एमएसपी अभी तक कानून का हिस्सा नहीं थी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमने कोई अडानी और अंबानी के लिए कानून भी नहीं बनाया था। आपने जो कानून बनाए, पानीपत में अडानी को मई में 100 एकड़ जमीन दे दी गई वेयर हाउस बनाने के लिए, और आप एमएसपी को कानून का हिस्सा नहीं रखेंगे।
सरकारी मंडियों के पैरेलल आप प्राइवेट मंडी खड़ी कर दे रहे हैं। ये मेरी बात पूरी हो जाए सर। आपकी बात में मैं सरकारी मंडी के पैरेलल आप प्राइवेट मंडी इसलिए खड़ी कर रहे हैं कि सरकारी मंडी में न्यूनतम समर्थन मूल्य उन प्राइवेट कंपनियों को देना पड़ेगा। आप इसीलिए प्राइवेट कंपनियों को सामने लाकर खड़ा कर रहे हैं। एक बात मैं जोड़ना चाहता हूं, वेयर हाउस आप कह रहे हैं कि वेयर हाउस कोई किसान नहीं बना सकता है, उसे या तो सरकार बना सकती है और या तो कोई उद्योगपति बना सकता है। सरकार की सीमाएं हैं, उतनी वेयर हाउस सरकार नहीं खड़े कर सकती है पूरे देश में जितना हमारे पास अन्न पैदा होता है। तो इसके लिए किसी न किसी को तो लाना होगा आगे। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। लेनिन साहब, आपसे हम अंशु जी ने जो कुछ बयान किया है उससे आप बात को जोड़ते हुए आगे बढ़ाना चाहते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा जो है सबसे ज्यादा प्रोक्योरमेंट के मामले में वीक है। हम टमाटर पैदा करते हैं, आलू पैदा करते हैं, ले जाकर सड़क फेंकते हैं, एमएसपी की बात करते हैं, लेकिन कोई ऐसा रिजनेबल सिस्टम अभी तक नहीं खड़ा हो पाया कि वो हमारी इस बर्बादी से हमको बचा सके। इसको बचाने के लिए अगर प्राइवेट सेक्टर भी बीच में आ रहे हैं, जैसा अंशु जी कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि अडानी अंबानी के लिए सरकार जो है ज्यादा ध्यान दे रही है, तो वो अडानी अंबानी के खेत का आएगा कि किसान के खेत का आएगा वेयर हाउस में सामान? नहीं, जाहिर तौर पे जो भी सामान आएगा, जो भी उपज आएगी, वो किसानों के खेत की ही आएगी जी। लेकिन बात जो है किसानों की उपज के साथ किसानों के हितों को कितना सुरक्षित रखा जाएगा, जो ये इस संदर्भ में अगर कोई आशंकाएं उत्पन्न हो रही हैं उसको भी दूर करना सरकार के ही का दायित्व है। जैसा कि नवीन जी ने कहा कि शुरुआत में इनकी जो विपक्ष की थी एक मांग थी किसानों की, सिर्फ एक मांग एमएसपी की थी और आज वो 34 आ गई। तो कहते ना कि स्टिच इन टाइम सेव्स 9। आपको वो एमएसपी पे खुद चिंतन रखना चाहिए था कि किसानों से जुड़ी हुई एक ये सहूलियत है, एक व्यवस्था है जो किसानों को दी जाती रही है, मिनिमम समर्थन मूल्य जो उनका रहता था, उसको क्यों नहीं इस बिल में शामिल किया गया था। हो सकता कि अगर वो चीज सामने रहती तो आज ये इतना माहौल ना बिगड़ पाता। बिगाड़ने का जो माहौल शुरू हुआ, कहीं ना कहीं जो एक कमी रह गई, जो छूटी है, एक जो छोटी सी आपने जो गलती की इसमें एमएसपी को ना शामिल करते हुए बिल में आप उसमें उसका कहीं जिक्र नहीं किया है। और दूसरी एक बहुत जरूरी बात है जो एक अधिवक्ता के तौर पे अगर मैं इसमें आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहूं तो जो इसमें लिटिगेशन की जो बात कही गई है, जितना डिस्प्यूट्स की जो बात कही है, वो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है कहीं ना कहीं सिविल सर्वेंट्स के आसपास ही बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, घूमता नजर आ रहा है। कोर्ट्स को इसमें बाहर रखने का जो कवायद की गई है वो एक बहुत बड़ी नाकामी इस बिल की। मैं इस बिल पर भी आऊंगा लेकिन फिर से लेते हैं विराम। नवीन जी, आपसे पूछना चाहेंगे, जो बात प्रिंस जी कह रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, अगर उसकी पूरी चीज को अगर देखा जाए, सिंपल सी एक बात निकल करके आती है, उससे अंशु भी सहमत होंगे। सिंपल बात यह निकल के आती है कि इस कानून को लाने के पहले जनमानस को, खासतौर पर जिसके लिए कानून लाया गया, उसको तैयार नहीं किया गया, उसे समझाया नहीं गया। कुछ कमी रह गई? नहीं आशुतोष जी, देखिए इस विषय पर पिछले 20 वर्षों से चर्चा हो रही थी। हाँ। विभिन्न सरकारें रही, विभिन्न पार्टियों की सरकारें रही, कमोबेश 19-20 सबकी सहमति थी कि कृषि क्षेत्र में ऐसे बड़े व्यापक सुधार किए जाने चाहिए जिससे हमारे देश के किसानों की आर्थिक स्वावलंबन हो। और 20 सालों तक विभिन्न स्तर पर चर्चा के बाद, संसद की स्टैंडिंग कमेटी के बीच चर्चा के बाद इस कानून को लागू किया गया। और ऐसा नहीं है कि किसानों ने स्वागत नहीं किया इसका। रही बात सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन की, देखिए आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन 3-4 बिंदुओं पर फोकस किया जो हमारी सरकार पहले दिन से कर रही थी। हमारी सरकार ने कहा कि भाई आइए एक कमेटी गठित करते हैं जिसमें किसान हो, विशेषज्ञ हो, और वह जो प्रस्ताव करे उसको हम पालन करेंगे। आज सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसी बात को कहा। दूसरा, हमारी सरकार ने प्रस्ताव दिया कि इस ठंड के पीरियड में, कोरोना पीरियड में जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनको घर भेजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज वही कहा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हाईवे मत जाम करिए, वैकल्पिक जगहों की व्यवस्था करिए, वो भी सरकार पहले की हुई थी। और सबसे बड़ी चीज, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लोकतंत्र में धरना, प्रदर्शन, विरोध सबका अधिकार है, लेकिन उसमें अराजकता नहीं होनी चाहिए। और हमारी सरकार इस बात को लेकर सचेत थी। आप याद करिए, मैं तो किसान भाइयों का भी, आंदोलन वालों का भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ऐसे अराजक तत्वों को अपने आंदोलन से दूर किया, जिन्होंने पहले दिनों में नारा लगाया था कि हमने इंदिरा को ठोक दिया, मोदी को ठोक देंगे, या पंजाब में जिस तरह से 15,000 टावरों को तोड़ने का काम किया गया, तो किसानों ने भी उनसे दूरी बनाई, सरकार भी कार्रवाई कर रही है। लेकिन सबसे प्रमुख चीज ये है, देखिए जिस पर हमें फिर से समझना पड़ेगा, एमएसपी लिखित रूप में दे दी जाए। आपने भी कहा कि आपने तीनों बिलों में इसका उल्लेख नहीं किया, लेकिन संसद के पटल पर जो भी चीजें होती हैं वह सारी चीजें लिखित में होती हैं।
एमएसपी का इसका कोई लेना देना नहीं था। सरकार लगातार, माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा, बाहर भी लगातार कहा, ठीक है, बिल्कुल वही बात है, जो बात समझाने की थी, वही मैं अर्ज कर रहा हूं। अगर ऐसा लगता है कि उसके बावजूद किसान भाई को नहीं समझ में आई थी या किसान इस मांग को थे, तो हम तो तैयार थे कि हम लिखित में दे रहे हैं एमएसपी को, हम कि एमएसपी खत्म नहीं करेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि अश्वत्थामा मारा गया नरोवा कुंजरो। एमएसपी खत्म नहीं करने की मांग से एमएसपी को कानून बना दीजिए, यह कहीं भी प्रैक्टिकली संभव नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अंशु जी। आशुतोष जी, देखिए, हमारे साथी ने कहा कि वो किसान है, हम इनका धन्यवाद देते हैं, कम से कम अब इन्होंने ये मान लिया है कि वो किसान है। थोड़े दिनों बाद ये भी मान लेंगे कि ये जो हम बिल लाए थे वो पूरी तरीके से किसान विरोधी थे, और अब देखिएगा भविष्य में ये बिल इनको वापस लेना पड़ेगा। शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेता, देश के गृह मंत्री और इनके नेता उनको खालिस्तानी बता रहे थे, कोई आतंकवादी बता रहा था। अरे आपकी और हमारी उम्र के हमारे बाप की उम्र से ज्यादा के लोग वहां पर, हमारी माँ की उम्र से ज्यादा के लोग वहां पर धरने पर हैं। अंशु जी, एमएसपी कानून का क्यों हिस्सा नहीं हो सकता है? यदि ये सरकार ये बार बार वादा करती है कि हम देश को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, देश में किसानों को लेकर हम सुधारात्मक बिल ला रहे हैं, और सुधारात्मक बिल में एमएसपी उससे बाहर है। एमएसपी उसका एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए। आप मेरी बात सुन लीजिए। राजस्थान में और राजस्थान मुझे 50 सेकंड दे दीजिए सिर्फ। चलिए बोल लीजिए, हमारे भी प्रश्न का उत्तर दे दीजिएगा। बिल्कुल। आपने कहा कि कोई भी किसान, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लखनऊ का किसान पटना में बेचे, बेंगलोर में बेचे, इसके लिए हमने सुविधा की। अरे आप उसके घर के बाहर क्यों नहीं क्रय केंद्र पे एमएसपी पर उसकी खरीद करवा देते? मुझे सिर्फ इतना बता दें नवीन भाई, यही बात मैं पूछना चाहता हूं। देश में मुझे बता दे कौन सी ऐसी मंडी है जिसमें धान का मूल्य एमएसपी से ज्यादा था? अगर एमएसपी आप उसके घर के बाहर दे दें, दरवाजे के बाहर आश्वासन लिखित कानून बना दें, तो प्राइवेट कंपनियों को एमएसपी पर खरीदना पड़ेगा। एक छोटे सवाल का हमारे जवाब दे दीजिए। अंशु जी, मेरी घर पे उसको सुविधा नहीं दे रहे। एक मिनट बात। राजस्थान में आपकी सरकार है, बाजरा वहां की मुख्य फसल है, एमएसपी देते हैं आप उस पर? बिल्कुल देते हैं एमएसपी, आगे भी देंगे। पता कर लीजिए, छत्तीसगढ़ में एमएसपी की लिस्ट में बाजरा शामिल नहीं है। छत्तीसगढ़ में, हम फिर से कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हमने वादा किया था कि 2500 रुपए कुंटल खरीदेंगे। सुन लीजिए, इस सरकार, बीजेपी सरकार का चरित्र और कांग्रेस का वादा। हमने 2500 रुपए कुंटल धान खरीदा। 2014 में ही सरकार बनते मोदी जी ने सबसे पहला सर्कुलर जारी किया, अगर कोई एमएसपी पर बोनस देगा, हमने बोनस दिया था, अगर कोई बोनस देगा तो एफसीआई आप छत्तीसगढ़ की बता रहे हैं, उस फसल को नहीं खरीदेगी। बिल्कुल। अंशु जी, एक ब्रेक हम और लेंगे, उसके बाद फिर चर्चा हमारी जारी रहेगी। तुम्हारे पापा ने मना कर दिया तो? हिटलर थोड़ी ना है मेरे पापा। 1-2 घंटे बिठा कर तुम्हारा टेस्ट लेंगे, फिर हाँ बोल देंगे। टेस्ट? कैसा टेस्ट? हाँ तो यंग मैन, क्या नाम बताया? रवि कुमार। जो भी है, कहाँ तक पढ़े हो? जी मैं क्या करते हो आजकल? तुम ड्रग्स तो नहीं करते? नहीं। वैसे तुम्हारा HIV स्टेटस क्या है? हाँ जी बोलो। HIV के लक्षण दिखने में कई साल लग सकते हैं। अगर आपने कभी भी असुरक्षित यौन संबंध रखा हो या संक्रमित सुई का इस्तेमाल किया हो तो नजदीकी ICTC क्लिनिक में HIV की जांच जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाओ, लाइफ का असली इम्तिहान। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। राजनीति किसानों को लेकर के अपनी जगह पर है, लेकिन किसानोंको वास्तव में न्याय कैसे मिलेगा, किस तरह से उसका समाधान किया जा सकता है, अभिनव प्रयोग किए जाने चाहिए, ऐसे प्रयोग किए जाने चाहिए कि जो किसानों की समझ में भी आए। प्रिंस जी, बात पर बात निकलती रहेगी, कांग्रेस भाजपा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, सत्ता में हैं, आते भी जाते रहेंगे, अपनी सत्ता की बात नहीं करेंगे, जब दूसरे की सत्ता आएगी उसकी बात करेंगे, ये राजनीति में चलता है। लेकिन वर्तमान समस्या जो है, वो समस्या जो है एक दीर्घकालिक समस्या है कि 70 वर्षों में किसानों का जो आर्थिक स्तर था वो बदलना चाहिए था। जो हमारा सबसे बड़ा रोजगार का एक क्षेत्र था उसको इतना समृद्ध होना चाहिए था कि हमारे नौजवान गांव से निकल करके सड़क में शहरों में जाकर के नौकरी ना ढूंढें। ऐसा हो नहीं पाया। अब जब होना है तो इसके लिए क्या कुछ और कुछ होना चाहिए? देखिए, जिस तरह से ये जो बातें आंदोलन में निकल के आ रही हैं और जो एक बिल लाने के बावजूद इतना जो
प्रोटेस्ट हो रहा है उस पे जो एक संवाद की कमी है, साक्षरता की कमी है, फिर तमाम ऐसी और कमियां हैं जिन पे आप अगर नहीं सही से वर्क करेंगे तो आप सरकार में रह करके अगर देश की जनता के लिए अच्छा काम करना चाह रहे हैं लेकिन अगर वो अच्छा काम उनको बताने में, समझाने में आप अक्षम हैं तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा आपको ही उठाना पड़ेगा। और ये मौका विपक्ष में बैठे लोगों को मिलेगा कि वो लोगों को के जरिए आपको आंदोलनों के रास्ते आपको घेरे। बिल्कुल, समय कम है। आपसे भी हम नवीन जी जानना चाहेंगे कि आखिर इस पूरा जो आंदोलन, जो माहौल है, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, वो भी हमारा सर्वोच्च एक संस्था है, तो उन सब दायरे में रहते हुए इसको किस तरफ ले जाना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप से अलग हट करके। अंशु जी आपके पास भी आएंगे, छोटे छोटे हमें जवाब। देखिए, आरोप प्रत्यारोप नहीं, भारतीय जनता पार्टी किसान हित के लिए सर्वोच्च हमेशा संकल्पित रही है और 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद हमने लगातार इस पर काम किया है। अभी चर्चा इस बात की हो रही थी कि इसको कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है जी। सवाल इस बात का आशुतोष जी कि किसान भी हमारे उत्पादनकर्ता, अन्नदाता हैं, लेकिन देश में हजारों प्रकार के ऐसे उत्पादनकर्ता हैं जो कल को वो भी ये कहेंगे कि हमारा यह प्रोडक्ट है या हमारा यह उत्पाद है, इसकी भी आप एमएसपी फिक्स करिए, जो संभव नहीं है। मांग शुरू हुई, तो मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं, मांग इस बात पर शुरू हुई थी, जो शंका थी हमारे किसान भाइयों की कि सरकार एमएसपी को खत्म कर देगी, आप लिखित दीजिए, हम तैयार हैं लिखित देने को। अब उसमें हताश और निराश, राजनीतिक जमीन समाप्त हो चुके, विपक्ष को एक मौका मिला है और उसको एमएसपी खत्म नहीं करेंगे, एमएसपी को कानून बना दीजिए, इस प्रकार से इस आंदोलन को बढ़ाने का काम किया। हमारी एक बात से हो सकता है आप सहमत हों, धान और गेहूं की अच्छी पैदावार हुई, उस पर एमएसपी मिली, किसानों को उससे फायदा भी मिला। लेकिन अगर दलहन की कम पैदावार हुई तो उस पर एमएसपी, दलहन को, धान या गेहूं की एमएसपी कम करके दलहन पर बढ़ा, मतलब एक वैज्ञानिक पूर्ण तरीके से सारी फसलों के लिए जो है एक प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश कम हुई है। और यही कारण है कि जिसमें ज्यादा फसल पैदा हो रही है उस पर एमएसपी की मांग हो रही है। अंशु जी क्या कुछ कहेंगे? नवीन जी ने बहुत कुछ कह दिया है। देखिए, मैं अनुरोध करूंगा, आज के सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से सरकार को भी समझ में आ गया और नवीन भाई भी इस बात को समझ लें। ये पक्ष और विपक्ष और जमीन इसकी लड़ाई नहीं है, कांग्रेस भाजपा की लड़ाई नहीं। सरकार अपना अड़ियल रवैया छोड़े। देश का अन्नदाता ये चाहता है कि जो काले कानून हैं वो वापस हों, और जो कानून उनके लिए बनाए गए हैं वो लोग अगर नहीं चाहते हैं तो आखिर सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि उन कानून को लाना चाहती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर पूछा कि आखिर सरकार इन कानूनों को लागू करने के लिए इतना अड़ियल रवैया क्यों अपना रही है। हम अनुरोध करेंगे कि सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए काम मत करिए, 80% देश के अन्नदाताओं के लिए भी काम करिए। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। अगर सरकार किसानों के साथ बैठ करके 8 विडोर की वार्ता करती है, अपने मंत्रियों को बराबर उनके बीच में भेजती है, तो रवैया अड़ियल नहीं है, बशर्ते यह है कि एक समुचित सौहार्दपूर्ण समाधान की कमी जरूर है। लेकिन जिस तरह से हमारा लोकतंत्र है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा भी है कि प्रदर्शन करना और किसी बिल के खिलाफ, सरकार के खिलाफ असहमति व्यक्त करना, वो भी शांतिपूर्ण ढंग से हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन जो हमारा अन्नदाता है, उन अधिकारों पर सरकार को भी गंभीरतापूर्वक इस तरह से विचार करना चाहिए। कहीं अगर कोई कमी है तो निश्चित रूप से उनको समझाने का प्रयास करना चाहिए। हो सकता है कि यह समझ भले किसी तरह से प्रेरित होकर के लोग बैठे हों, लेकिन अगर समझ जगेगी तो निश्चित रूप से यही कानून जो है उनके लिए सुखदायी होगा। आप सारे लोग हमारी चर्चा में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल और किसी विषय पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।